प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। दिसंबर की कड़क ठंड थी। हवा ऐसी कि जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा ही काटकर चेहरे पर फेंक दिया हो। आसमान में चांद खूब चमक रहा था, लेकिन धुंध इतनी थी कि चांद भी कहीं आधा सा धुंधला दिख रहा था। गांव के हर घर की खिड़कियां बंद थीं, हर दीवार के पीछे अंगीठियों की धीमी गर्मी छिपी हुई थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे कच्चे घर में आज रात रोशनी कुछ ज्यादा देर तक जल रही थी। हरदयाल वही बूढ़ा किसान था जिसकी उम्र और हालात दोनों अब थक चुके थे, लेकिन हाथ अभी भी उसी जिद के साथ चलते थे। उम्र 60 के ऊपर, पर दिल में वही पुरानी तपिश, जब तक जमीन सांस ले रही है तब तक मैं भी लूंगा। उसने अपनी पुरानी ऊनी टोपी ठीक की और बाहर निकलने को दरवाजा खोला। जूं-जूं हवा अंदर आई, उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी दिखने लगी। दरवाजा खुलते ही आवाज आई, अब्बा फिर जा रहे हो? ये आवाज राजू की थी, उसका बेटा लगभग 24 साल का, पर आखिरी कुछ महीनों में थकान जैसे उसके कंधों पर चढ़ गई थी। हरदयाल पलटा और धीमे से बोला, खेत देखने जाना है बेटा? पानी खड़ा नहीं हो रहा, अगर आज भी न देखा तो सुबह तक आधी फसल मर जाएगी। राजू झुंझलाकर बोला, अब्बा आपकी उम्र देखो, इतनी ठंड में कौन जाता है, और वैसे भी फसल बचने वाली कहाँ है। इस बार तो मौसम ही हमारे खिलाफ है। हरदयाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखों में एक डर छिपा हुआ था। डर सिर्फ फसल के मरने का नहीं, बल्कि उस कर्ज का जो गले में फंदे की तरह पड़ा था। 5 साल पहले लिया गया कर्ज, जो अभी तक उतर नहीं पाया था। ये फसल उसके लिए आखिरी उम्मीद थी। वो बोला, जब उम्मीद मर जाती है बेटा, तभी इंसान सच में बूढ़ा होता है। मैं अभी नहीं हुआ। राजू ने ताना देते हुए कहा, गांव वाले भी कहते हैं इस बार छोड़ दो, सब बेकार मेहनत है। सरपंच तो बोल रहा था, हरदयाल अब तेरे बस का नहीं है, आप सुनते क्यों नहीं? हरदयाल ने दरवाजे के पास रखी अपनी पुरानी लाठी उठाई, हल्की मुस्कान के साथ बोला, दूसरों की बात सुनूंगा तो मेरी खेती कैसे चलेगी? ठंड इतनी थी कि सांस लेते ही सीने में जैसे बर्फ जम जाती। बाहर कदम रखते ही धुंध ने उन्हें घेर लिया। सड़क पर सिर्फ उनके पैरों की आवाज गूंज रही थी, बाकी पूरा गांव सोया हुआ था। पर नींद आज रात हरदयाल की आंखों से कोसों दूर थी। खेत तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगना था। दोनों चलते रहे, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम आगे भी दिखता नहीं था। अचानक हवा तेज हुई और साथ ही कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे लोहे की किसी चीज पर कोई धीरे धीरे हाथ रगड़ रहा हो। राजू तुरंत रुक गया। अब्बा आपने सुना? हरदयाल बोला, हवा होगी। लेकिन राजू की नजरें धुंध में टिकी रहीं। उसे हल्की सी छाया हिलती दिखी, इतनी हल्की जैसे कोई इंसान मेड़ के पास झुककर चल रहा हो। वो बोला, अब्बा उधर कोई है। हरदयाल ने आंखें सिकुड़कर देखने की कोशिश की, पर कुछ साफ नहीं दिखा। उसने बेटे को शांत करते हुए कहा, डर मत, रात है, धुंध है, ऐसे भ्रम होते रहते हैं। वे आगे बढ़े। कुछ मिनट बाद खेत के पास पहुंचकर राजू ने टॉर्च जलाई। खेत के किनारे पानी बिल्कुल नहीं था, जमीन सूखे की तरह फट चुकी थी। उधर नहर की छोटी पटरी के पास की मिट्टी गीली लगी, जैसे कोई अभी अभी वहां से पानी मोड़कर गया हो। राजू गुस्से में बोला, यहां किसी ने पानी रोक दिया है, कोई नहर का मुंह मोड़कर गया है। अब्बा ये जानबूझकर किया है। हरदयाल के दिल में एक टीज उठी, पर वो शांत रहा। उसने बस इतना कहा, पहले पानी लाते हैं, लड़ाई बाद में देखेंगे। पर तभी धुंध में फिर वही आवाज, जैसे कोई सरक रहा हो या पटरी पर धीरे धीरे कदम घिसटते हो। राजू ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ धुंध की मोटी चादर। लेकिन दोनों को महसूस हुआ, कोई है, कोई उन्हें देख रहा है। हरदयाल ने धीमे से कहा, चल बेटा काम शुरू करते हैं, डरने का वक्त नहीं है। अगर अभी पानी न दिया तो फसल सुबह तक मर जाएगी। मोटर के पास पहुंचे तो राजू ने स्विच दबाया। मोटर ने घर घर कर आवाज की और चुप। राजू चौंका, अब्बा ये मोटर तो ठीक थी, आज रात ही कैसे खराब हो गई? हरदयाल ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर मोटर का ढक्कन खोला। उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थीं, लेकिन उसने फिर भी भाग खोलकर देखा।
अंदर मिट्टी भरी थी, किसी ने जानबूझकर भरी थी। राजू की आवाज तेज हो गई, अब्बा, यह सीधी बात है, कोई हमें फसल नहीं बचाने देना चाहता। हरदयाल धीरे से बोला, बेटा, रात लंबी है और डर उससे भी बड़ा, लेकिन काम करते हैं पहले। राजू ने पूछा, पर ये कर कौन रहा है? हरदयाल ने धुंध की ओर देखते हुए बस एक वाक्य कहा, दुश्मन वही होता है जिसे हम पहचानने में देर करते हैं। उसी वक्त फिर वही आवाज पड़ी, इस बार और करीब, जैसे कोई पटरी पर खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। राजू पलटा। एक काली सी परछाई नहर के मुहाने पर खड़ी थी। टॉर्च डालने से पहले ही वो धुंध में गायब हो गई। राजू की रीढ़ में ठंडाव दौड़ गई। अब्बा, ये कौन था? हरदयाल बस इतना बोला, आज की रात आसान नहीं है बेटा, और ये तो बस शुरुआत है। मोटर साफ करके दोनों ने फिर कोशिश की। इस बार मोटर चल पड़ी, लेकिन पानी खेत तक पहुंचने में अभी भी दिक्कत होने वाली थी। नहर का रास्ता मोड़ा हुआ था, मतलब कोई वापस आएगा। राजू ने पूछा, अब्बा, ये रात खत्म कैसे होगी? हरदयाल ने धीरे से कहा, जब तक फसल बच नहीं जाती ये रात खत्म नहीं होगी। और धुंध की चादर के बीच एक बार फिर वही सरकती हुई आवाज सुनाई दी, इस बार सीधे उनके खेत के अंदर से। धुंध के बीच से आई वो सरकती आवाज दोनों को कुछ सेकंड के लिए जड़ कर गई। राजू ने टॉर्च की रोशनी खेत पर दौड़ाई, पर रोशनी धुंध को ऐसे काट रही थी जैसे चाकू से रुई को काटो, सब धुंधला, सब बिखरा हुआ। हरदयाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर मत, खेत हमारा है और हक भी हमारा होगा। राजू ने गहरी सांस ली, पर डर उसके चेहरे पर साफ लिखा था। वो बोला, अब्बा, ये कोई इंसान है, जानवर नहीं, और इसे हमारे आने का पहले से पता था। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये छुपकर चल रहा था। हरदयाल ने मोटर की आवाज सुनी। पानी धीरे धीरे नहर की तरफ बढ़ रहा था। उसने राहत की सांस ली। पानी चल गया, यही काफी है अभी। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। नहर के मुहाने पर मिट्टी फिर से सरकने लगी। राजू चिल्लाया, अब्बा, मिट्टी फिर गिर रही है, कोई अभी भी यहीं है। हरदयाल ने टॉर्च हाथ में ली और धुंध की ओर देखा। धूप भरी दोपहर के खेत जैसे साफ दिखते हैं, आज वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आज खेत उतना ही अजनबी लग रहा था जितना कोई अंधेरी गली रात में। राजू, जोर से बोलो, हरदयाल ने कहा। राजू बोला, कौन है वहां? सामने आ। धुंध में से कोई आवाज नहीं आई, बस हवा में हिलती मेड़ों का सूखा घास हिला और एक काली छाया धीरे से पीछे हटती हुई गायब हो गई। राजू के दांत डर और ठंड दोनों से कटकटाने लगे। अब्बा, अगर ये आदमी है तो रात में यहाँ क्या कर रहा है? कोई चोरी करने आएगा तो घर में जाएगा ना, खेत में क्यों? हरदयाल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि बेटा, हमारे खेत का पानी कई लोगों को चुभता है। दोनों मोटर के पास खड़े थे और पानी अब नहर में सही से बहने लगा था। पर एक नई समस्या सामने आई। नहर का मोड़ अधूरा था, मतलब खेत तक पानी पहुंचने में अब भी मुश्किल थी, और ये काम सिर्फ 2 हाथों से नहीं हो सकता था। राजू बोला, अब्बा, गांव से किसी को बुला लेते हैं? हरदयाल हंसा नहीं, पर मुस्कुराया भी नहीं। उसने बस कहा, बेटा, जिस गांव से हम उम्मीद करते हैं ना, वही गांव कभी कभी सबसे पहले पीठ दिखा देता है। रात है, ठंड है, कोई नहीं आएगा। राजू के भीतर गुस्सा उबलने लगा। उसके मन में सरपंच का चेहरा आया, वो आदमी जिसने पिछले 3 दिनों से हरदयाल को ताना मारा था। इस उम्र में खेती, ये भी कोई बात है? राजू बोला, अब्बा, सरपंच ही कर रहा है ये, मैं जानता हूं। उसे नहीं चाहिए कि आपकी फसल बचे। हरदयाल ने बेटे को देखा। उसकी आंखों में आंसू की नमी थी जो रात की ठंड में और चमक रही थी। दुश्मन का नाम लेने से आसान है बेटा, उसे पहचानना। जल्दबाजी मत कर, सच सामने आएगा। दोनों नहर की तरफ झुके। पानी को खेत की दिशा में मोड़ना था, मिट्टी की मोटी परत हटाकर रास्ता बनाना था। ठंड इतनी थी कि मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। राजू ने फावड़ा उठाया, पर उंगलियां सुन्न। फावड़ा हाथ में कांप रहा था। अब्बा, हाथ नहीं चल रहे। हरदयाल ने उसकी तरफ देखा। धैर्य और कोशिश, यही 2 चीजें किसान के पास होती हैं। दोनों झुककर मिट्टी हटाने लगे। लेकिन तभी पीछे से जमीन पर किसी भारी चीज के गिरने जैसी आवाज आई, थड। राजू टॉर्च लेकर पलटा और एक बूढ़ी छाया नहर के किनारे खड़ी थी। फटी साड़ी, कांपते हाथ और आवाज इतनी धीमी कि हवा से भी हल्की। वो थी अम्मा जनकी। पूरे गांव में जानी जाती थी। उम्र 80 के करीब। लोग कहते थे, इसे रातों की हवा तक की खबर होती है। अम्मा जनकी बोली, हरदयाल, रात अभी लंबी है। आज जो करेगा वही कल बचेगा। सूरज से पहले पानी खेत में पहुंचना चाहिए।
हरदयाल और राजू दोनों हैरान। इस ठंड और धुंध में अम्मा जानकी यहां कैसे? राजू बोला, अम्मा आपने कुछ देखा क्या? कोई था यहां? अम्मा कुछ सेकंड खामोश रही, फिर बोली, छाया तो देखी थी, पर वो इंसान की जैसी नहीं थी। राजू ने घूर कर पूछा, मतलब? अम्मा धीमी सांस लेकर बोली, मतलब ये कि वो छाया हवा से नहीं बनी थी और हवा से तेज थी। राजू के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। हरदयाल ने तुरंत अम्मा का हाथ पकड़ा। अम्मा आप घर जाइए, यहां रात खतरनाक है। अम्मा ने हाथ छुड़ाया। खतरा तो सब जगह है, पर तुम दोनों के आसपास कुछ ज्यादा है। ये कहकर अम्मा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और ऐसा लगा जैसे वो थी भी या नहीं, ये दोनों की आंखों का धोखा हो। राजू ने तेज आवाज में कहा, अब्बा ये क्या था? कौन छाया? कौन खतरा? अम्मा ऐसे क्यों बोली? हरदयाल ने गहरी सांस ली। बेटा ये रात इम्तिहान की है, हमारा नहीं, हमारी मेहनत का। राजू की धड़कन तेज हो चुकी थी। मिट्टी साफ करते करते उसके हाथ कांप रहे थे, पर दोनों ने मिलकर नहर को साफ किया। कुछ देर बाद पानी खेत में घुसने लगा। राजू ने राहत की सांस ली, पर तभी एक नई समस्या सामने आ गई। नहर के ऊपर लगा पुराना बांस अचानक चर्रा कर टूटा और पानी का बहाव रुक गया। राजू चीखा, अब्बा ये कैसे टूट गया? हरदयाल ने बांस को छूकर देखा। वो ऐसे टूटा नहीं था, उसे अंदर से काटा गया था। उसने फुसफुसाकर कहा, राजू कोई हमें देख रहा है और कोई यह भी जानता है कि नहर कहां से कमजोर है। राजू ने टॉर्च घुमाई। धुंध के पीछे खेत की मेड़ों पर जैसे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो बोला, अब्बा कोई मेड़ पर भागा। हरदयाल ने हाथ उठाकर उसे रोका। पीछे मत भागो, यही वही चाहता होगा। इतने में पानी फिर से कम होने लगा। मोटर की आवाज बदल गई, जैसे किसी ने पाइप का मुंह दबा दिया हो। ये देखो, मोटर फिर अटक रही है, राजू चिल्लाया। हरदयाल बोला, हां बेटा, आज एक समस्या खत्म नहीं होगी और दूसरी उससे पहले ही खड़ी मिल जाएगी। धुंध में कहीं से टकराकर हवा में एक धीमी हंसी सी गूंजी, जैसे कोई दूर खड़ा दोनों को देखकर मजाक उड़ा रहा हो। राजू सिहर गया। अब्बा ये कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है? हरदयाल ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसने पानी रोका है वही हमारी रात को लंबा करेगा। और ये कहते ही मोटर एकदम बंद हो गई, इस बार पूरी तरह से। मोटर अचानक बंद पड़ गई। रात की ठंड जैसे और गहरी हो गई। हवा ने जोर से करवट बदली और खेत में खड़े दोनों बाप बेटे को लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उनके चारों ओर घूम रही हो। राजू ने मोटर को जोर से हिलाया। अब्बा ये कैसे बंद हो सकती है? अभी तो चालू थी। हरदयाल मोटर के पास घुटनों के बल बैठा, उंगलियां ठंड से अकड़ रही थीं। उसने धीरे से ढक्कन खोला, अंदर टॉर्च की रोशनी डाली और उसका चेहरा एकदम तना हुआ दिखा। उसने भारी आवाज में कहा, राजू किसी ने पाइप का अंदर वाला हिस्सा उखाड़ा है। राजू की आंखें फैल गईं। मतलब कोई अभी थोड़ी देर पहले यहां था, जब हम बस 10 कदम उधर मिट्टी साफ कर रहे थे? हरदयाल ने सिर हिलाया। हां, और वो इतना चुप है कि उसके पैरों की आवाज भी हमें सुनाई नहीं दे रही। ये बात राजू की रीढ़ में एक सिहरन बनकर उतरी। वो चारों ओर टॉर्च घुमाने लगा। धुंध मोटी थी, इतनी मोटी कि जैसे पूरा खेत इस सफेद धुएं में डूब गया हो। राजू बोला, अब्बा ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है क्या? हरदयाल ने बेटे की बात कटते हुए कहा, डर से ज्यादा नुकसान अंधविश्वास करता है। ये इंसान ही है, पर कौन ये पता लगाना होगा। राजू ने गहरी सांस ली और मोटर को दोबारा ठीक करने में पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन उंगलियां सुन्न, हथेलियों में जैसे सुई चुभ रही हो। ठंड किसी दुश्मन से कम नहीं लग रही थी। मोटर चलाने की कोशिश की, पहला प्रयास नाकाम, दूसरा प्रयास बस एक घरघराहट, तीसरा प्रयास फिर चुप्पी। राजू गुस्से में बोला, अब्बा हम यहां क्या लड़ रहे हैं? ठंड से, पानी से, या किसी ऐसे आदमी से जिसे हम देख भी नहीं पा रहे? हरदयाल ने शांत आवाज में कहा, किसान हर वक्त किसी न किसी से लड़ता है बेटा, मौसम से, मिट्टी से, हालात से और कभी कभी इंसानों से भी। राजू की आंखें भर आईं। अब्बा आपका ये कर्ज, आपकी ये उम्र और ये रात कभी खत्म नहीं होगी क्या? हरदयाल ने उसकी तरफ देखा। जब फसल खड़ी होगी तब खत्म होगी। इस छोटे से वाक्य ने राजू के मन में एक अलग सी आग जला दी। दोनों फिर मोटर ठीक करने लगे, पर तभी खेत की मेड़ पर बहुत हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई धीरे धीरे मिट्टी पर चल रहा हो। राजू पलटा, टॉर्च घुमाई। अचानक उसे एक काली सी आकृति दिखी,
बहुत ही क्षण भर के लिए नहर की मेड़ पर बिल्कुल स्थिर, फिर धुंध में ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। राजू चिल्लाया, अब्बा, मैंने देखा, कोई खड़ा था, पक्का इंसान था। हरदयाल बोला, मत हिल, वहीं रह। अगर वो हमारे पास आना चाहे तो आए, हमें पीछे नहीं भागना है। राजू गुस्से में कांपते हुए बोला, अगर ये वही है जो पानी चुरा रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। पर तभी मोटर के नीचे से हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई धातु का छोटा टुकड़ा हिला हो। राजू झट से नीचे झुक गया और उसकी उंगलियों में एक छोटा जंग लगा हुआ नट पड़ा था, वही नट जो मोटर के अंदर कसकर लगा रहना चाहिए था। राजू की आंखें फट गईं। अब्बा, ये नट जानबूझकर ढीला किया गया है, कोई तो मोटर को खराब करने आया था, शायद अभी भी यहीं आसपास है। हरदयाल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, ये सैबोटाज है बेटा, मौसम नहीं, इंसान हमारी फसल मार रहा है। राजू का गुस्सा अब डर से ज्यादा बड़ा था। उसने मोटर में नट फिर से कसना शुरू किया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने छोड़ना नहीं चाहा। उसी समय एक आवाज आई नहर के उस पार से, बहुत धीमी पर साफ, जैसे कोई कंकड़ फेंककर पानी पर गिरा रहा हो। राजू बोला, कोई इधर है, मैं टॉर्च लेकर देखता हूं। हरदयाल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। रुक जा, अंधेरे में आगे जाना खतरा है, सामने वाला तुमसे तेज है, उसका इरादा भी साफ नहीं। पर तभी टॉर्च की रोशनी नहर के किनारे कुछ चमकीली चीज पर पड़ी। राजू झट से नीचे झुका और मिट्टी में हाथ डाला। उसे एक पुराना तांबे का ताबीज मिला, गंदगी में दबा हुआ, लेकिन जैसे किसी ने कुछ घंटे पहले ही वहां गिराया हो। राजू चौंक कर बोला, अब्बा, ये ताबीज यहां कैसे आया? हरदयाल के चेहरे पर चिंता की एक लकीर गहरी हो गई। वो बोला, ये ताबीज मैं पहचानता हूं बेटा, ये किसी आम गांव वाले का नहीं है। राजू बोला, किसका है फिर? हरदयाल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने ताबीज अपनी मुट्ठी में लेकर बस इतना कहा, जिसका भी है वो हम दोनों को जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। ये सुनकर राजू के शरीर में ठंड और गहरी उतर गई। मोटर आखिरकार ठीक हो गई। 3-4 प्रयासों के बाद मोटर ने जोर से घरघराया और चल पड़ी। इस बार पानी तेज बह रहा था। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि आगे की सबसे बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही थी। पानी खेत तक पहुंचने से पहले ही मेड़ के ठीक बीच में किसी ने गहरी कटाई कर दी थी, मतलब पानी बहकर बगल वाले खेत में चला जाएगा। राजू चिल्लाया, अब्बा, ये मेड़ कौन काट गया? अभी थोड़ी देर पहले तो सही थी। हरदयाल आगे दौड़ा और देखा कि मेड़ की कटाई बिल्कुल ताजा थी, मतलब कोई अभी अभी भागा है। हरदयाल बुदबुदाया, ये लड़ाई अब सिर्फ पानी की नहीं रही बेटा, ये किसी की हसरत की लड़ाई बन चुकी है। राजू बोला, अब्बा, ये सरपंच का काम है, उसकी आंखें हमारी जमीन पर लगी रहती हैं, मैं कसम खाता हूं, मैं। हरदयाल ने उसकी बात काट दी, बिना सबूत किसी को दोष देने से सच नहीं बदलता बेटा। राजू का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और बेबसी तीनों थे। हरदयाल बोला, पहले मेड़ बांधते हैं, फिर सोचेंगे कि दुश्मन कौन है। दोनों मेड़ की कटाई भरने लगे। मिट्टी जमा कर रहे थे, हाथ जम चुके थे, पर कोशिश जारी थी। तभी धुंध के अंदर किसी के दौड़ने की आवाज आई, तेज कदमों की थाप, पहले नहर से दूर, फिर अचानक नहर के पास, फिर खेत के पीछे। राजू ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। राजू चिल्लाया, तू जहां भी है सामने आ, मर्द है तो छुप मत। आवाज बंद, पूरा खेत अचानक खामोश। हरदयाल बोला, ये छाया आज रात हमें चैन से नहीं छोड़ने वाली बेटा, ये रात अभी खत्म होने से बहुत दूर है। और तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और नहर के पानी का बहाव अचानक कम होने लगा। राजू डर में बोला, अब्बा, नहर का पानी फिर रुक रहा है। हरदयाल ने गहरी सांस ली, हाँ बेटा, और अब असली मुश्किल शुरू होने वाली है। जैसे किसी ने जानबूझकर नहर के ऊपर मिट्टी डाल दी हो। पानी बेहद धीमा हो गया। नहर का पानी अचानक धीमा पड़ गया था। मोटर चल रही थी, हवा चल रही थी, धुंध पहले से भी मोटी थी, लेकिन पानी का बहाव सिकुड़ने लगा, जैसे किसी ने नहर के रास्ते पर छोटा बांध बना दिया हो। रात और गहरी हो गई। राजू ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, अब्बा, ये तो साफ सैबोटाज है, कोई ऊपर नहर में मिट्टी डाल रहा है। हरदयाल ने टॉर्च की रोशनी नहर पर डाली। कुछ मीटर दूर पानी का सतह अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे आगे कोई चीज बहाव रोक रही हो। वो बोला, हमें खुद ऊपर जाकर देखना होगा, अगर अब नहीं गए
तो खेत तक पानी पहुंचने से पहले पाला फसल जला देगा। राजू ने फट से फावड़ा उठाया। चलो अभी चलते हैं, चाहे जो भी हो आज उसे पकड़ ही लेते हैं। दोनों नहर की पटरी पर तेजी से बढ़ने लगे। हवा उनके कपड़ों को चीरती हुई गुजर रही थी। धुंध इतनी गाढ़ी कि 2 फुट सामने भी कुछ साफ नहीं दिखता था। राजू का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसके अंदर गुस्से से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ कदम चलते ही मिट्टी पर नई नई पदचापें दिखाई दी, गहरी और सीधी, मानो कोई भारी कदमों से अभी अभी उधर भागा हो। राजू ने टॉर्च झुकाकर देखा। अब्बा, ये पैरों के निशान फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश। हरदयाल झुका, मिट्टी को छुआ। मिट्टी गर्म थी। हाँ, ये अभी कुछ ही मिनट पहले का है। राजू की गर्दन के पीछे ठंडक दौड़ गई। मतलब वो व्यक्ति अभी भी यहीं आसपास छुपा हुआ था। जैसे ही दोनों नहर के ऊपरी मोड़ पर पहुंचे, उन्हें सामने एक अजीब दृश्य दिखा। नहर के बीच में मिट्टी और पुआल का छोटा सा ढेर बना था। किसी ने साफ साफ हाथों से मिट्टी जमा करके एक छोटी दीवार जैसा बना दिया था। राजू गुस्से में चिल्लाया, देखा, मैं कह रहा था, जानबूझकर पानी रोका है किसी ने। हरदयाल गड़ा हुआ पुआल खींचने लगा, लेकिन मिट्टी सख्त थी, जैसे किसी ने पानी डालकर जमाई हो। राजू बोला, अब्बा, कोई बहुत प्लान्ड तरीके से ये सब कर रहा है। हरदयाल ने बस इतना कहा, दुश्मन वही होता है बेटा, जो हमारी मेहनत से डरता हो। दोनों ने मिलकर मिट्टी हटाई। नहर का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा। पानी फिर बहने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। बहाव अभी भी कम था। राजू के चेहरे पर चिंता उतर आई। अब्बा, कुछ और रोका गया है? आगे भी ब्लॉकेज है? हरदयाल ने सिर हिलाया। हाँ, शायद हमें नहर के और ऊपर जाना पड़ेगा। दोनों कुछ कदम और बढ़े। अचानक धुंध के पार किसी के तेजी से भागने की आवाज आई, एकदम साफ। धप धप धप। राजू पलटा। अब्बा, कोई भाग रहा है। वो टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़ा। धुंध में एक काली छाया 2 सेकंड के लिए दिखी, लंबी, झुकी हुई, जैसे कोई बोझ उठाए हो, फिर गायब। राजू चिल्लाया, रुको, सामने आ। पर आवाज का अंत सिर्फ धुंध में खो गया। हरदयाल ने बेटे को पुकारा, राजू वापस आ, अंधेरा है और सामने वाला चालाक है। राजू लौटने लगा, पर उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। अब्बा, ये कोई ऐसा है जिसे हमारा खेत बचना नहीं चाहिए। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हरदयाल ने उसे शांत करते हुए कहा, गुस्सा आग है बेटा, लेकिन इस ठंड में आग भी बुझ सकती है। काम पर ध्यान दे। दोनों फिर नहर की तरफ लौटे। ब्लॉकेज हटाते हटाते उनके हाथ सुन्न पड़ गए थे। उंगलियों में खून का बहाव कम हो गया था। ठंड जैसे सीधी हड्डियों में घुस रही थी। आखिरकार नहर खुली और पानी का बहाव तेज हुआ। राजू ने राहत की सांस ली। अब्बा, अब तो पानी पहुंचेगा ना? हरदयाल ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, पर मुझे एक बात समझ आ गई है। राजू बोला, क्या? हरदयाल धीमे स्वर में बोला, ये काम किसी अनजान आदमी का नहीं है। ये कोई ऐसा है जो हमारे खेत को अंदर से जानता है। नहर कहाँ कमजोर है, कहाँ मेड़ पतली है, मोटर के अंदर कौन सा हिस्सा ढीला करना है, ये सब कोई बाहरी नहीं कर सकता। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब ये गांव का ही कोई है? हरदयाल ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। गांव का, और हम दोनों को पहचानता है, बहुत करीब से। ये बात राजू के सीने पर भारी पत्थर बनकर गिरी। दिल में एक सिहरन, डर और गुस्सा तीनों मिलकर अजीब दंगल कर रहे थे। दोनों वापस खेत की तरफ लौटे। पानी अब नहर से खेत की ओर बह रहा था। हवा थोड़ी शांत थी, पर धुंध अभी भी गाढ़ी थी। जैसे ही दोनों मेड़ के पास पहुंचे, राजू ने देखा कि मेड़ पर एक छोटा सा धातु का टुकड़ा पड़ा है। पुराने ताबीज जैसा नहीं, बल्कि मोटर के अंदर लगने वाला छोटा पेंच। राजू ने झट से उठाया। अब्बा, ये वही मिसिंग पार्ट है? हरदयाल ने उसकी मुट्ठी में देखते हुए कहा। तो वो यहीं आसपास था जब हम नहर पर थे। राजू की सांसें तेज हो गईं। अब्बा, मतलब वो हमारे खेत में घुसा, हमारे ठीक पीछे, और मोटर का हिस्सा वहीं फेंक गया? हरदयाल ने सिर झुकाकर कहा। हाँ बेटा, जिस पर हमें शक है वो अब और भी करीब आ चुका है। राजू ने पूछा, अब्बा, आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? हरदयाल ने बिना नाम लिए कहा, जिससे पुरानी दुश्मनी हो वही इतना नीच हो सकता है। धुंध में दूर से फिर वही कदमों की आवाज गूंजी, इस बार और साफ और करीब। राजू ने धीरे से कहा, अब्बा, मुझे लगता है अगली रात और खतरनाक होने वाली है। हरदयाल ने धुंध में देखते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, और कल रात हमें उस शख्स का चेहरा भी दिखेगा। ये कहते ही मोटर की आवाज अचानक कांपने लगी, जैसे कोई फिर से पाइप के पास छेड़छाड़ कर रहा हो।
मोटर की आवाज जैसे अचानक कांप उठी। पहले हल्की घरघराहट, फिर तेज आवाज और फिर बिल्कुल धीमी। राजू ने जल्दी से टॉर्च पाइप पर डाली। पानी ठीक से बह भी नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने पाइप को कहीं से मोड़ दिया हो या अंदर कोई कपड़ा फंसा दिया हो। राजू बेचैनी से बोला, अब्बा, ये फिर क्या हो रहा है? मोटर तो साफ करके आए थे। हरदयाल नीचे बैठकर पाइप को दोनों हाथों से दबाता घुमाता रहा। यहां तो सही लग रहा है, पर अंदर कुछ फंस रहा है। चल बेटा, इस जोड़ तक इसे खोलकर देखते हैं। धुंध और बढ़ चुकी थी। हवा अब पहले से ठंडी थी, इतनी कि हाथों पर जमी सफेद बर्फ जैसी परत दिखने लगी। राजू ने पाइप का जोड़ खोला। जैसे ही उसने अंदर उंगली डाली, वो चौंक कर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अब्बा, अंदर कपड़ा फंसा है, कोई पुरानी फटी बनियान जैसा। ये यहां आया कैसे? हरदयाल का दिल जोर से धड़का। उसने कपड़ा बाहर निकाला। कपड़ा गीला था और उस पर मिट्टी के धब्बे थे। राजू को गुस्सा आया। अब तो साफ है, किसी ने मोटर बंद करने के लिए अंदर कपड़ा ठूंसा है। अब्बा, किसी की नीयत बहुत खराब है। हरदयाल ने कपड़ा ध्यान से देखा। वो बोला, ये कपड़ा किसी बुजुर्ग आदमी का लगता है, पतला पुराना। ऐसा कपड़ा गांव में बस कुछ ही लोग पहनते हैं। राजू तुरंत बोला, अब्बा, आप किसकी बात कर रहे हो? हरदयाल ने उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में एक पुरानी याद चमकी, जैसे कोई रिश्ता, कोई पुराना भरोसा, जो अब शक में बदल रहा था। राजू चिंतित होकर बोला, अब्बा, आप चुप क्यों हो गए? हरदयाल बस इतना बोला, जिसका भी ये कपड़ा है वो हमें खत्म करने पर उतारू है। दोनों ने जल्दी से पाइप साफ किया। मोटर फिर से चली। इस बार आवाज थोड़ी सामान्य थी, पर अब एक और समस्या सामने थी। खेत तक जाने वाला रास्ता इतना फिसलन भरा हो गया था कि चलना मुश्किल हो गया। मेड़ पर एक पतली परत बर्फ की जमने लगी थी। राजू टॉर्च आगे करके बोला, अब्बा, मेड़ इतनी फिसली कैसे? इतनी ठंड तो कल नहीं थी। हरदयाल ने मिट्टी छूकर कहा, ये पाला है बेटा, रात और ठंडी हो रही है। पानी खेत तक पहुंच गया तो फसल बच सकती है। अगर मेड़ टूट गई तो सब बह जाएगा। राजू बोला, तो हमें मेड़ को मजबूत करना होगा। दोनों मेड़ पर मिट्टी जमा करने लगे। राजू के हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन वो थकने का नाम नहीं ले रहा था। अंदर कहीं डर था, पर बात के लिए हिम्मत बनकर खड़ा था। अचानक खेत के दूसरी तरफ से एक आवाज आई। पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज, फिर जैसे कोई मिट्टी कुरेद रहा हो। राजू ने टॉर्च घुमाई। रोशनी धुंध में खो गई, पर कुछ सेकंड के लिए उसे एक छाया साफ दिखी, झुकी हुई, बल्कि बैठी हुई, जैसे कोई मेड़ को हाथों से उखाड़ रहा हो। राजू चीखा, ओए, क्या कर रहा है वहां? रुक जाओ। छाया एकदम से खड़ी हुई। उसका सिर टॉर्च की रोशनी से थोड़ा चमका। फिर उसने दौड़ लगा दी, तेज, बहुत तेज, इतनी तेज कि मानो उसे पता हो कि किस दिशा में धुंध कम है। राजू दौड़ने लगा। रुको, भाग मत। पर छाया धुंध में ऐसे घुल गई जैसे पानी में चुरा हुआ धागा। राजू वापस आया, बुरी तरह हांफते हुए। अब्बा, ये आदमी हमें 24 घंटे देख रहा है क्या? ये हर जगह कैसे पहुंच जाता है? हरदयाल ने उसे थाम लिया। चुप हो जा, उसका पीछा करना अभी बेवकूफी है। उसे जमीन का हर मोड़ पता है, पर हमें आज रात बस फसल बचानी है। राजू का गुस्सा उबल रहा था। फसल बचानी है, लेकिन अगर वो मेड़ फिर काट गया तो? हरदयाल ने गहरी सांस लेकर कहा, किसान वही है बेटा, जो रात के अंधेरे में भी अपने डर से बड़ा बन जाए। राजू शांत हुआ, पर उसकी आंखों में सवाल भरे थे। वह बोला, अब्बा, ये कपड़ा, ये साबोटाज, ये छाया, क्या ये कोई नजदीकी आदमी है? कोई जिसे आप जानते हैं? हरदयाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हाँ बेटा, और मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ मेरी फसल नहीं काट रहा, वो अपने दिल का जख्म भी निकाल रहा है। राजू ने हैरानी से पूछा, जख्म? कौन सा जख्म? हरदयाल ने धीमे स्वर में कहा, जिसका जवाब हमें आज रात नहीं, कल रात मिलेगा। राजू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वो और पूछता, एक नया झटका सामने खड़ा था। मोटर की आवाज अचानक बदलने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर टक जैसी आवाज और फिर चुप्पी। राजू चौंक कर बोला, अब्बा, मोटर फिर बंद हो गई? हरदयाल ने धीमे से कहा, हाँ बेटा, और ये रात की आखिरी मुश्किल नहीं होगी, ये तो बस अगले तूफान का दरवाजा है। और उसी समय दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। आवाज खेत की तरफ से नहीं, नहर के उस पार से आ रही थी। राजू ने सर झुकाकर कहा, अब्बा, ये जो भी है अब हमारे सामने आने वाला है। मोटर फिर से बंद पड़ी थी।
रात पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। हवा का हर झोंका जैसे शरीर पर छुरा बनकर लग रहा था। राजू ने मोटर के पास झुककर देखा। धुंध मोटर के चारों ओर ऐसे जमा थी जैसे किसी ने उसे सफेद रुई में लपेट दिया हो। उसकी उंगलियां सुन्न थीं, पर उसने दोबारा स्विच दबाने की कोशिश की। कुछ नहीं। मोटर बिल्कुल चुप। राजू गुस्से में बोला, अब्बा, ये कोई मजाक नहीं है। हर बार मोटर छेड़ने वाला ऐसे कैसे बच जाता है? और ये आवाज जो नहर के उस पार से आ रही है, ये कोई हमको डराने की कोशिश कर रहा है। हरदयाल घुटनों के बल बैठा और पाइप को छुआ। पाइप ठंड से जम रहा है बेटा। अगर ये बर्फ ऐसे ही बढ़ी तो पानी बहेगा ही नहीं। हमें सबसे पहले पाइप को गर्म करना होगा। राजू ने हैरानी से पूछा, गर्म कैसे अब्बा? यहां तो आग लगाने को सूखी लकड़ी भी नहीं। हरदयाल बोला, मेरी जैकेट उतारकर पाइप पर बांध दो। जब तक अंदर पानी चलेगा पाइप गर्म हो जाएगा। राजू चौंक गया। अब्बा, आप क्या बोल रहे हो? इतनी ठंड में आप बिना जैकेट कैसे रहोगे? हरदयाल शांत रहा। किसान के लिए फसल उसका कंबल होती है बेटा। फसल बची तो हम भी बचेंगे। राजू को यह बात चुभी। उसने धक्का लगाकर कहा, नहीं अब्बा, आप जैकेट नहीं उतारेंगे। मैं अपनी शॉल बांध दूंगा। दोनों के बीच का ये छोटा सा झगड़ा इस अंधेरी रात में भी एक गर्माहट बनकर खड़ा था। राजू ने अपनी शॉल निकाली और पाइप के ठंडे हिस्से पर कसकर बांध दी। धीरे धीरे पाइप का तापमान थोड़ा बदलने लगा, लेकिन तभी एक आवाज, धीमी फिर तेज, जैसे कोई मिट्टी खुरच रहा हो। राजू ने पलटकर टॉर्च डाली। नहर के उस पार धुंध के बीच एक आकृति झुकी हुई दिखाई दी। इस बार वो दूर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहर पार करके इधर आने वाली हो। राजू की आवाज कांपी, अब्बा, वो फिर आया है, इस बार बहुत करीब। हरदयाल ने हाथ उठाकर बेटे को चुप कराया। शोर मत कर, देखें वो क्या करता है। आकृति धीरे धीरे सीधे खड़ी हुई। उसकी ऊंचाई औसत थी, लेकिन उसकी चाल कुछ अलग, जैसे किसी को उठाकर चल रहा हो। फिर उसने नहर की मेड़ पर रखे एक पत्थर को धक्का दिया। पत्थर पानी में गिरा, धपाक। पानी का बहाव कुछ सेकंड के लिए डगमगाया। राजू चिल्लाया, ये जानबूझकर कर रहा है। अब्बा, मैं इसे पकड़ूंगा। वो दौड़ा, पर हरदयाल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटा, अभी मत। तू धुंध में जाएगा तो वो तुझे कहीं भी गुम कर देगा। आकृति ने 2 कदम पीछे हटे, फिर धुंध में गायब, फिर एकदम अलग दिशा से कदमों की थाप आई, जैसे वो एक नहीं 2 लोग हों। राजू डर और गुस्से के बीच झूल गया। अब्बा, ये कितने लोग हैं? 1 या 2? हरदयाल धीरे से बोला, एक ही है बेटा, लेकिन चालाक इतना कि 2 लगता है। दोनों ने मोटर फिर चलाने की कोशिश की। हरदयाल ने जोर लगाकर फैन बेल्ट को हाथों से घुमाया। ठंड में उसका हाथ नीला पड़ रहा था, पर उसने छोड़ा नहीं। तीसरे प्रयास में मोटर ने घरघराहट भरी और चालू हो गई। राजू ने खुश होकर कहा, चल गई, अब पानी ठीक से जाएगा। लेकिन खुशी आधे सेकंड भी नहीं टिकी, क्योंकि मेड़ के ऊपर जमी बर्फ एकदम टूट पड़ी। पानी तेजी से दूसरी दिशा में बहने लगा। राजू चीखा, अब्बा, मेड़ टूट गई, पानी गलत खेत में जा रहा है। हरदयाल तेजी से दौड़ा। उसके पैरों के नीचे मिट्टी फिसलती जा रही थी। ठंडे पाले ने रास्ता शीशे जैसा बना दिया था। एक कदम गलत पड़ा तो वो जमीन पर फिसलता हुआ गिर पड़ा। राजू चिल्लाया, अब्बा। राजू दौड़ा, घुटनों के बल फिसलता हुआ पिता के पास पहुंचा। हरदयाल ने खुद उठने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, मेड़ जल्दी ठीक करनी होगी। पानी किसी और की जमीन में गया तो हमारी फसल खत्म हो जाएगी। राजू के हाथ कांप रहे थे। अब्बा, आप गिर गए, चोट लगी है क्या? हरदयाल ने दर्द छुपाते हुए कहा, किसान दर्द नहीं गिनता बेटा, पानी गिनता है। दोनों तुरंत मेड़ पर मिट्टी जमा करने लगे, लेकिन अब मिट्टी जम चुकी थी, बर्फ बन चुकी थी। उसे तोड़ना मुश्किल था। राजू ने फावड़ा उठाया। पहला वार, बर्फ नहीं टूटी। दूसरा वार, हल्की दरार। तीसरा वार, फावड़े का हैंडल टूट गया। राजू ने गुस्से में फावड़े का टुकड़ा फेंक दिया। अब्बा, अब क्या करें? मिट्टी बर्फ बन गई है। हरदयाल ने धीरे धीरे अपना हाथ जमीन पर रखा, मिट्टी की परत उखाड़कर देखा। बर्फ नीचे से थोड़ी मुलायम है। अगर हम इस पर पानी डालें तो ये नरम हो जाएगी, फिर मेड़ आसानी से बन जाएगी। राजू चौंक गया। पानी? लेकिन पानी तो हम खेत के लिए चला रहे हैं। हरदयाल ने गंभीर आवाज में कहा, अगर मेड़ टूटी तो पानी खेत तक पहुंचेगा ही नहीं।
पहले मेड़ बचानी होगी, फिर फसल। दोनों ने नहर से थोड़ा पानी निकालकर मेड़ पर डाला। बर्फ पिघली, मिट्टी नरम हुई। फिर दोनों ने मिलकर मेड़ को दोबारा खड़ा कर दिया। पानी सही दिशा में बहने लगा। राजू ने राहत की सांस ली। अब्बा, कम से कम ये समस्या खत्म हुई। हरदयाल ने उसे देखा। नहीं बेटा, ये खत्म नहीं हुई। समस्या खत्म होने से पहले जो अगला आने वाला है वो और बड़ा होगा। राजू ने डरते हुए पूछा, क्या आने वाला है अब्बा? हरदयाल ने दूर धुंध में टॉर्च फेंकी। रोशनी जैसे किसी पर पड़ी हो। एक पल, सिर्फ एक पल, और छाया दोबारा हिली। हरदयाल बस इतना बोला, वो अब हमारे और करीब आ चुका है। पानी अब मेड़ की सही दिशा में बह रहा था, मगर हवा की आवाज और डरावनी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध के अंदर कोई अदृश्य ताकत हर कदम की टोह ले रही हो। राजू के कानों में अब भी वो छाया वाली धीमी दौड़ गूंज रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि हरदयाल का गिरना मामूली नहीं था। उसने उठते समय हल्की कराह दबाई थी। राजू ने पिता के कंधे पकड़कर पूछा, अब्बा, सच बताओ, चोट लगी है क्या? हरदयाल ने मजबूती दिखाने की कोशिश की। किसान के घुटने में दर्द होगा तो खेत रुक जाएगा क्या? उठ, काम कर, रात अभी बहुत लंबी है। लेकिन राजू ने देखा, उनके दाएं घुटने पर मिट्टी में खून के हल्के निशान पड़े थे। वो जानता था कि हरदयाल दर्द छिपाने में माहिर हैं, पर इस रात दर्द सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनकी आंखों में भी था। राजू ने धीरे से कहा, अब्बा, अगर आप टूट गए तो मैं अकेला कैसे रोक पाऊंगा इस ठंड को, इस दुश्मन को? हरदयाल ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, मैं नहीं टूटूंगा। जब तक तू मेरे साथ है कुछ नहीं टूटेगा। ये पल दोनों के बीच एक भारी चुप्पी बनकर खड़ा रहा, लेकिन चुप्पी ज्यादा देर नहीं चली। टप 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 पानी की बूंदें कहीं पर गिरने लगी। राजू चौंका। अब्बा, ये आवाज नहर से नहीं आ रही। दोनों ने टॉर्च घुमाई। आवाज खेत के बीच में से आ रही थी, वहां से जहां मोटर से आने वाला पानी सबसे पहले पहुंचता है। राजू ने झुककर देखा। पानी खेत में जमा हुआ था, पर उसके बीचों बीच एक जगह पर तेजी से जलस्तर नीचे जा रहा था, जैसे जमीन पानी खा रही हो। राजू हड़बड़ा गया। अब्बा, ये क्या है? पानी तो गायब हो रहा है। हरदयाल घुटनों के बल बैठा और मिट्टी में हाथ डालकर देखा, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। राजू, किसी ने खेत के बीच में गड्ढा खोदा है और उसे ऊपर से मिट्टी डालकर छुपाया है, जैसे जाल बिछाकर छोड़ दिया हो। राजू की सांस अटक गई। गड्ढा? लेकिन क्यों? पानी तो नीचे बह जाएगा। हरदयाल बोला, बिल्कुल वही चाहता है वो, ताकि तू गुस्से में अकेले यहां भागकर आए और गिर जाए। राजू का दिल जोर से धड़का। अब्बा, मतलब ये गड्ढा मुझे गिराने के लिए खोदा गया था? हरदयाल ने बिना झिझक कहा, हां बेटा, आज रात का असली निशाना तू है, मैं नहीं। राजू के हाव भाव बदल गए। गुस्सा, डर, सदमा, सब एक साथ। उसने कांपते हाथों से गड्ढा भरा। मिट्टी भारी और ठंडी थी, पर उसने पूरी ताकत लगा दी। पानी अब थोड़ा बहुत सही से बहने लगा, लेकिन एक और समस्या सामने थी। मोटर की घरघराहट अचानक धीमी हो गई। राजू ने कहा, अब्बा, मोटर फिर धीमी पड़ रही है। हरदयाल खड़े नहीं हो पा रहे थे, घुटने में दर्द था। तू जा, जल्दी मोटर देख। राजू दौड़ा, पहुंचा तो देखा, पाइप के ऊपर धुंध भरी हवा में एक हल्की, अजीब चमक दिख रही थी, इतनी हल्की कि कोई भी नजरअंदाज कर दे। पर राजू का दिल बैठ गया। उसने टॉर्च डाली और देखा कि पाइप के ऊपर किसी के नाखूनों के निशान थे। कच्ची मिट्टी ऐसे खुरची गई थी जैसे किसी ने नंगे हाथों से जोर लगाया हो। राजू फुसफुसाया, अब्बा, ये इंसानी उंगलियों के निशान हैं। हरदयाल ने पास आकर देखा। निशान गहरे थे और मिट्टी में छोटे छोटे काले रेशे भी फंसे थे कपड़े के। मेड़ काटने वाला, गड्ढा बनाने वाला, पाइप छेड़ने वाला, सभी हरकतें एक ही दिशा की थीं। हरदयाल ने धीमी आवाज में कहा, ये वही आदमी है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था कि दुश्मन बन जाएगा। राजू ने सिर्फ एक शब्द पूछा, कौन? हरदयाल चुप, बहुत देर तक चुप, जैसे वो उस नाम को बोलने से पहले दिल का एक हिस्सा निगल रहा हो। फिर उसने कहा, राजू, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये छाया कल रात सामने आएगी, और उसका नाम मैं कल ही बताऊंगा। राजू ने झुंझलाकर पूछा, अब्बा, आज क्यों नहीं? हरदयाल गंभीर होकर बोला, क्योंकि बेटा, सच जब पूरी तरह दिखता है तभी उसे बोलना चाहिए। अधूरा सच आग लगा देता है। राजू ने कुछ कहना चाहा, पर तभी दूसरी तरफ खेत से आवाज आई, धप, किसी भारी चीज के गिरने की।
दोनों दौड़े। मिट्टी फटी थी। नीचे फिर एक दूसरा गड्ढा मिला, पहले से बड़ा, पहले से गहरा। राजू चीखा, ये तो साफ है, वो पक्का चाहता है कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊं। हरदयाल ने गहरी सांस ली। हाँ, और आज रात ये इसका आखिरी नहीं है। तभी अचानक हवा की दिशा बदली और धुंध के बीच से एक परछाई चमकी। पहले दूर, फिर थोड़ा करीब, फिर। राजू ने दिल थामकर कहा, अब्बा, वो फिर वहीं खड़ा है। हरदयाल ने देखा। इस बार छाया भागी नहीं, सिर्फ खड़ी रही, चुप, अचल, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। और फिर वो धीरे से पीछे हटने लगी। हरदयाल ने फुसफुसाकर कहा, कल रात इसका सच उजागर होगा बेटा, आज नहीं। छाया धीरे धीरे पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसका असर राजू की सांसों में अब भी धड़क रहा था। खेत की मिट्टी में जमी ठंड, रात की खामोशी और हर तरफ घनी धुंध, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे कोई साधारण रात बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। राजू ने टॉर्च मजबूती से पकड़ी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अब्बा, उसने धीमे से कहा, वो आदमी हमें देख रहा था, वो भागा भी नहीं, जैसे उसे भरोसा था कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हरदयाल धीरे से बोला, जो अंधेरे को अपना घर समझ ले बेटा, उसे रोशनी की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग रात में ही अपना खेल खेलते हैं। राजू ने जमीन पर पड़े ताजा गड्ढे की तरफ देखा। अब्बा, हमें इस गड्ढे को भी भरना होगा। अगर पानी यहां डूब गया तो खेत का आधा हिस्सा सूख जाएगा। दर्द से कराहते हुए भी हरदयाल धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी उठाई। मिट्टी इतनी ठंडी थी कि जैसे हाथों पर बर्फ रख दी हो। राजू ने पिता के हाथ रोके। अब्बा, आप मत करो, आपकी हालत अभी ठीक नहीं, मैं कर लेता हूं। हरदयाल ने बेटे की हथेलियां पकड़कर कहा, हम दोनों करेंगे बेटा, ये खेत सिर्फ मेरा नहीं, अब तेरा भी है, और इस रात का बोझ अकेला कोई नहीं उठा सकता। ये सुनकर राजू के भीतर एक नई ताकत आ गई। उसने तेजी से मिट्टी डालनी शुरू की। बर्फ की सख्त परत नीचे टूट रही थी, लेकिन ऊपर से गीली मिट्टी चिपक रही थी। कुछ ही मिनटों में गड्ढा भर गया। राजू ने राहत की सांस ली ही थी कि पानी की आवाज अचानक बदल गई। बहाव तेज से धीमा, फिर धीमे से बहुत ही धीमा। राजू हड़बड़ाकर बोला, अब्बा, पानी फिर कम हो रहा है, नाली में कुछ अटक रहा है शायद। दोनों ने टॉर्च नहर की तरफ डाली। पानी ऊपर तक भरा नहीं था, एक जगह पानी चक्कर खा रहा था, मतलब कुछ नीचे फंसा हुआ था। हरदयाल बोला, राजू, नीचे उतरकर नहर की जांच करनी पड़ेगी, शायद कोई पत्थर या लकड़ी अड़ गई हो। राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। अब्बा, नीचे उतरना इस ठंड में? पानी तो बर्फ जैसा है। हरदयाल की आवाज में डर नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। अगर पानी नहीं पहुंचा तो सारी मेहनत बेकार। तू नाल के इस किनारे रह, मैं नीचे उतरत। राजू ने तुरंत टोक दिया, नहीं अब्बा, आप नीचे नहीं उतरेंगे, मैं उतरूंगा। हरदयाल कुछ कहना चाहता था, पर राजू पहले ही नहर के किनारे झुक चुका था। पानी इतना ठंडा था कि उसके हाथ अंदर डालते ही जैसे हड्डियों तक बर्फ पहुंच गई हो। राजू ने दांत भींचकर पानी में हाथ घुमाया। अचानक उसकी उंगलियों को कुछ सख्त चीज छुई, पत्थर नहीं, लकड़ी भी नहीं, कुछ कपड़े जैसा। उसने कसकर पकड़कर खींचा, एक पुराना बोरा बाहर आया। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। अब्बा, ये बोरा, इसमें मिट्टी भरी है, किसी ने इसे नहर में दबाया है ताकि पानी का रास्ता रुक जाए। हरदयाल ने बोरा देखा। उस बोरे की बुनावट पुरानी थी, वही जो गांव में सिर्फ एक इंसान के पास थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजू, जिस बोरे में तू अन्न भरता था वही बोरा है ये। राजू सन्न रह गया। अब्बा, क्या ये हमारे घर से लिया गया बोरा है? हरदयाल ने बहुत धीमी आवाज में सिर हिलाया। हाँ, किसी ने हमारे घर में घुसकर बोरा लिया, फिर उसमें मिट्टी भरकर नहर में डाला ताकि पानी न पहुंचे। राजू के भीतर गुस्सा अब तूफान बन रहा था। अब्बा, हमारे घर में घुसा कौन? किसकी इतनी हिम्मत कि हमारी मेहनत को, हमारी उम्मीद को यूं कुचल दे? हरदयाल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में वो शक और गहरा हो गया, जैसे सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो और वो उसे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। राजू ने बोरा किनारे फेंका और नहर साफ कर दी। पानी फिर बहने लगा, इस बार सही से। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका खेत में आया। टॉर्च की रोशनी दूर तक गई और उसी समय कुछ हिला, खेत की मेड़ के ठीक ऊपर। राजू तुरंत टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। अब्बा, वहां कोई है। हरदयाल ने आवाज दी, राजू रुको।
पर राजू अब रुकने वाला नहीं था। उसका गुस्सा अब डर से ऊपर था। वो मेड़ की तरफ बढ़ने लगा। धुंध फटी, रोशनी आगे गई और कुछ पल के लिए उसे किसी की आंखें दिखीं। तेज, गहरी, जैसे किसी कोने में छुपा हुआ व्यक्ति उनका हर कदम देख रहा हो। राजू चिल्लाया, कौन है तू? सामने आ। इतना हिम्मत है तो छुप क्यों रहा है? आंखें एक पल के लिए स्थिर रहीं, फिर धुंध में गायब। राजू के कदम वहीं रुक गए। दिल जोर से धड़क रहा था। हरदयाल पास आकर बोला, वो आज सामने नहीं आएगा बेटा, वो बस डर पैदा करेगा ताकि हम गलती करें। राजू की सांसें तेज थीं। अब्बा, कल रात आपने कहा था कि आप जानते हो ये कौन है। कौन है? कोई अपना, कोई दुश्मन, कोई और? हरदयाल ने राजू का कंधा पकड़ा। बेटा, सच अगले हिस्से में सामने आएगा, क्योंकि अब जिस रात में हम प्रवेश कर रहे हैं वो इस कहानी की सबसे खतरनाक रात होगी। दूर खेत में अचानक फिर आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी लेकर जमीन ठोक रहा हो। ये आवाज एक संकेत थी, एक चेतावनी और एक आमंत्रण भी। रात अब अपने सबसे खतरनाक हिस्से में उतर चुकी थी। हवा की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। खेत के बीच कहीं दूर टक 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 की आवाज गूंज रही थी। ऐसी आवाज जैसे कोई लकड़ी से जमीन की नरमी जांच रहा हो, जैसे कोई तय कर रहा हो कि अगला वार कहां करना है। राजू की सांसें भारी हो गईं। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। अब्बा, ये आवाज मुझे पीछा करने जैसा लग रहा है। कौन करता है ऐसी हरकतें? कोई दिमाग ठीक है भी या नहीं? हरदयाल उसके पास आया, लाठी को जमीन पर टिकाकर। जिस दिल में नफरत हो जाए बेटा, उसका दिमाग सबसे पहले खराब होता है। सावधान रह। धुंध और गहरी होती जा रही थी, जैसे अंधेरा भी आज उन्हें रोकना चाहता हो। राजू अचानक रुक गया। उसने टॉर्च नीचे डाली। खेत की मिट्टी में कई जगह ताजी चोटें थीं, ऐसे निशान जो किसी ने पैरों के पंजों से नहीं बल्कि किसी भारी चीज से बनाए हों। राजू फुसफुसाया, अब्बा, ये पदचाप नहीं है, ये किसी ने लकड़ी घसीट कर बनाए हैं, जैसे किसी डंडे या लाठी से। हरदयाल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। हाँ, और ये वही आदमी है जिसे मैं पहचानता हूं, जिसे तूने कभी दुश्मन माना ही नहीं। राजू ने बेचैनी में पूछा, कौन है वो? क्यों नहीं बता रहे आप? उसकी वजह से हमारी पूरी फसल खतरे में है। हरदयाल ने धीरे से कहा, जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूं, उसकी नीयत सिर्फ फसल को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, वो हमारे बीच का हिसाब बराबर करना चाहता है। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। हिसाब? कौन सा हिसाब? क्या हम किसी के कर्जदार थे? हरदयाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राजू, कुछ बातें वक्त आने पर ही बतानी चाहिए, और वो वक्त अब आने वाला है। आज नहीं, लेकिन कल रात सब सामने आएगा। राजू चिढ़ गया, अब्बा, आप हर बार कल रात कह देते हो, आज ही क्यों नहीं बता सकते? हरदयाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि आज तू गुस्से में है, और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला घर को जला देता है। कल जब सच सामने आएगा तू उसे संभाल पाएगा। इससे पहले कि राजू कुछ बोलता, धप, एक तेज आवाज आई। दोनों उधर भागे। नहर के किनारे पड़ा एक मोटा बांस जमीन पर टूटा पड़ा था। वही बांस जो पानी की दिशा तय करता था, वो किसी ने बीच से काट दिया था। राजू दहाड़ा, अब्बा, ये तो साफ है कि वो हमारी पूरी सिंचाई रोकना चाहता है। सिर्फ रात नहीं, लगता है कोई अगले 3-4 दिन भी हमें बर्बाद करने का प्लान बनाए बैठा है। हरदयाल ने टूटे बांस को उठाया। उस पर तेज धार वाले औजार का कट था। उसने गहरी सांस ली। राजू, ये एक सामान्य दुश्मनी नहीं है, ये बदला है, बहुत पुराना बदला। राजू का दिल धड़कने लगा। किसका बदला अब्बा? आपने किसका क्या लिया था? आप तो कभी किसी से उलझते भी नहीं। हरदयाल जवाब देने ही वाला था कि अचानक दूर से दौड़ने की आवाज आई, तेज, बेलगाम, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से भाग रहा हो। राजू उधर भागा। रुको, सामने आओ। टॉर्च की रोशनी ने धुंध को चीरकर आगे कुछ दिखाया। एक धुंधली आकृति, झुकी हुई, कंधे भारी, चाल तेज। राजू चीखा, तू यही है? रुक जा। छाया ने रुकने की बजाय अपनी चाल और तेज कर दी। वो खेत की पिछली मेड़ की ओर भागी, फिर नहर की ओर मुड़ी, जैसे उसे रास्तों का एक एक मोड़ याद हो। राजू ने फुर्ती से पीछा किया, लेकिन अचानक उसके पैर के नीचे की मिट्टी खिसक गई और वो गिरते गिरते बचा। हरदयाल चिल्लाया, राजू, वापस आ जा, ये जाल है। राजू ने मुश्किल से खुद को संभाला। उसे समझ आ गया,
छाया उसे मेड़ की उसी दिशा में खींच रही थी जहां पहले गड्ढा मिला था, मतलब वहां दूसरा जाल हो सकता था। राजू वापस आया, मगर उसके मन में अब एक ही चीज थी, कौन है ये आदमी और क्यों? तभी उन्होंने एक और चीज देखी। छाया जहां खड़ी थी वहां मिट्टी पर एक गोल निशान था, जैसे कोई भारी डिब्बा रखा गया हो, और उसके पास एक ताजा पदचाप जिसमें पैर का पंजा थोड़ा बाहर निकला हुआ था। राजू तुरंत बोला, अब्बा, ये पैर का निशान तो गांव में सिर्फ 3-4 लोग छोड़ सकते हैं। बड़ा साइज है और चलने का तरीका भी भारी। हरदयाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, और जिन 3-4 में तू सोच रहा है उनमें एक नाम ऐसा है जिसे तू कभी शक भी नहीं कर सकता। राजू के सीने में हलचल हुई। अब्बा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? हरदयाल बोला, डराना नहीं, तैयार करना चाहता हूं। उसी वक्त मोटर की आवाज फिर बदल गई, धीमी, कमजोर, जैसे उसका दम खत्म हो रहा हो। राजू घबराकर दौड़ा। मोटर आधी बंद हो चुकी थी, पानी का बहाव फिर धीमा। राजू चीख पड़ा, अब्बा, कोई पाइप को फिर से दबा रहा है, कोई अभी भी यहीं है। टॉर्च घूमी और ठीक नहर की दूसरी तरफ एक काली परछाई स्थिर खड़ी थी। न भाग रही थी, न हिल रही थी, बस खड़ी थी, सीधी, स्थिर, डर पैदा करती हुई। राजू की रीढ़ कांप गई। अब्बा, वो, फिर वही है। हरदयाल की आवाज भारी हो गई। हां राजू, ये रात बस पीछा नहीं कर रही, ये रात सच का रास्ता खोल रही है। राजू ने डरे हुए पूछा, कौन है वो? हरदयाल ने बस इतना कहा, कल रात जब तीसरी सिंचाई होगी वो खुद सामने आएगा, उसका चेहरा और उसकी वजह, सब खुलेगा। और उसी वक्त दूर खेत के दूसरे सिरे पर मिट्टी जोर से धंसी, जैसे कोई भारी चीज वहां गिरी हो। अगली समस्या उनका इंतजार कर रही थी। दूर खेत के दूसरी ओर मिट्टी के धंसने की तेज आवाज आई। राजू तुरंत टॉर्च लेकर उधर भागा, पर धुंध इतनी गाढ़ी थी कि रोशनी 2 कदम आगे भी नहीं जाती थी। हवा में जैसे चुपचाप डर तैर रहा था, ऐसा डर जो नजर नहीं आता पर दिल पकड़कर बैठ जाता है। राजू हड़बड़ाई आवाज में बोला, अब्बा, वहां क्या गिरा होगा? मेड़ तो अभी बनी थी। हरदयाल ने लाठी पर हाथ टिकाकर कहा, जो धंसता है बेटा, वो खुद जमीन नहीं होती, कभी कभी इंसान भी फंसाने के लिए गिरने का नाटक करता है। राजू तुरंत समझ गया, ये एक और चाल थी, एक और जाल, एक और संकेत। दोनों धीरे धीरे खेत के उस हिस्से की तरफ बढ़े। मिट्टी में कदम धंस रहे थे, पर फिर भी दोनों रुके नहीं। जैसे ही वे पास पहुंचे, राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। मेड़ की मिट्टी ताजा उखड़ी हुई थी और उसके किनारे पर वही गोल निशान बड़ा भारी दबा हुआ। राजू फुसफुसाया, अब्बा, ये वही निशान है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हरदयाल सिर हिलाकर बोला, हां, और वही आदमी फिर यहां आया। वो हर बार वहीं करता है जहां हमें कम से कम लगता है। राजू ने गुस्से में मिट्टी उठाई और गड्ढा भरना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, गुस्से से। उसके अंदर एक ही सवाल जल रहा था, कौन है ये आदमी? कुछ ही मिनटों में गड्ढा भर गया। राजू ने मिट्टी समतल की और तभी कुछ चमकीला नजर आया। वो झुका, मिट्टी हटाई। एक पुरानी भारी अंगूठी उसके हाथ में आई, टूटी हुई, काले रंग की, और उस पर हल्का सा नाम खुदा था। राजू ने टॉर्च पास लाई। अंगूठी पर उभरे हुए अक्षर थे, भ। राजू की सांस रुक गई। अब्बा, ये नाम भ से शुरू होता है, गांव में तो भ नाम से सिर्फ। हरदयाल ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। रुक जा, नाम अभी मत बोल। राजू का गुस्सा फट पड़ा। अब्बा, मैं जानता हूं ये किसका है, ये भग की अंगूठी है। भग। हरदयाल ने सख्त आवाज में कहा, नाम अभी मत ले राजू, उसका सच आज खड़ा नहीं होगा। कल रात जब तीसरी सिंचाई होगी तभी सामने आएगा। राजू परेशान होकर बोला, लेकिन अब्बा, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, तो उसने ये सब क्यों किया? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? हरदयाल की आंखें धुंध की तरह भारी हो गईं। उसने धीमे से कहा, कभी कभी चोटें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खुद भी समझ नहीं पाता, और जिनका बोझ इतना भारी हो जाता है कि वो दूसरों पर गिराने लगता है। राजू कुछ बोल पाता इससे पहले मोटर अचानक जोर से खड़खड़ाई और लगभग बंद हो गई। दोनों उधर भागे। पाइप के पास मिट्टी फिर उखड़ी थी, जैसे किसी ने भारी डंडा मारा हो। राजू चिल्लाया, अब्बा, ये मरवाने पर उतारू है, ये हमें 1 सेकंड भी चैन नहीं लेने दे रहा। हरदयाल मोटर को थामते हुए बोला, ये रात बेटा, हमें सिर्फ खेत नहीं, खुद को भी बचाना है। जैसे ही पानी सही दिशा में पहुंचा,
दोनों ने राहत की सांस ही ली थी कि कदमों की आवाज फिर गूंजी। इस बार धीमी नहीं, स्पष्ट, भारी, जैसे कोई सीधे उनकी ओर आ रहा हो। राजू ने टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी धुंध के अंदर किसी के चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, राजू की आवाज कांप उठी। अब्बा, वो इंसान है और मैं उसे जानता हूं। मैंने उसकी चाल पहचानी है। हरदयाल शांत रहा। हां बेटा, तूने सही पहचाना है। राजू का दिल जोर से धड़क रहा था। वो भग। हरदयाल ने बीच में रोक दिया। अभी नहीं राजू, वो सामने आएगा, लेकिन आज नहीं। आज वो सिर्फ इशारा करेगा। सच अगले हिस्से में खुलने वाला है। राजू गुस्से में बोला, अब्बा, मैं उसका पीछा करूं? हरदयाल ने मजबूती से उसके कंधे पकड़कर कहा, नहीं, आज वो खुद को दिखा रहा है, कल सामने आएगा। आज अगर तू उसके पीछे भागा तो तू सीधे उसी जाल में फंसेगा जो उसने तेरे लिए बनाया है। राजू ने होंठ भींच लिए। बताने की बेचैनी, गुस्से की गर्मी और रात की ठंड सब एक साथ उसके अंदर उबल रहे थे। तभी अचानक खेत के उस पार एक चीख गूंजी, धीमी, दुखी, जैसे कोई गिर पड़ा हो। राजू हड़बड़ा गया। अब्बा, ये कौन था? हरदयाल ने लाठी कसकर पकड़ी। जिसका सच कल खुलेगा। उसका पहला इशारा अभी आया है। दोनों उधर बढ़े। धुंध थोड़ी हटकर फिर घनी हो गई। जमीन पर कुछ घिसटने के निशान थे। राजू ने घबराकर कहा, अब्बा, ये किसी के घसीटे जाने के निशान लग रहे हैं। हरदयाल ने गंभीर आवाज में कहा, हां, और कल रात ये निशान हमें सीधे उसके सामने ले जाएंगे जिसने ये सब शुरू किया। हवा और ठंडी हो गई। मोटर की आवाज फिर डगमगाई और नहर के ऊपर दूर से वही परछाई फिर दिखी। इस बार और साफ और करीब। नहर के ऊपर दिखी वो परछाई अब पहले से ज्यादा साफ थी। धुंध उसकी आकृति को पूरी तरह छुपा नहीं पा रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा ठंडी नहीं, किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कह रही हो, अब सच सामने आने वाला है। राजू ने कांपती आवाज में कहा, अब्बा, ये अब भाग क्यों नहीं रहा? हर बार भाग जाता था, आज क्यों खड़ा है? हरदयाल ने धुंध में घूरते हुए कहा, क्योंकि आज वो हमें डराना नहीं, थकाना चाहता है, ताकि कल हम सिंचाई छोड़ दें। राजू की नसें तन गईं, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हरदयाल बोला, हमें नहीं छोड़ना, पर आज की रात खत्म होने से पहले एक और बड़ा वार आएगा। तैयार रह। दोनों आगे बढ़े। धुंध का एक हिस्सा हटा और परछाई धीरे से पीछे सरक गईं, फिर गायब। राजू ने गुस्से से हवा को ही ललकारा, कहां भागा तू? सामने आ। पर सामने सिर्फ मिट्टी और धुंध थी। राजू ने निराशा में लाठी उठाई, पर हरदयाल ने उसका हाथ रोका। ऊर्जा जाया मत कर बेटा, ये छाया हमें उकसा रही है, हमारा ध्यान बटाने के लिए। राजू ने गहरी सांस ली और पानी की तरफ देखा। अब्बा, पानी बह रहा है पर तेज नहीं। मुझे डर लग रहा है कि सुबह तक बर्फ जम जाएगी और फसल बेकार हो जाएगी। हरदयाल बोला, इसीलिए तो आज रात सब कुछ दांव पर है। लेकिन तभी मोटर के पास से एक तेज ठक जैसी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पाइप पर मारी हो। राजू और हरदयाल दोनों उधर भागे। पाइप बीच से मटरियों की तरह हिल रहा था। राजू चिल्लाया, अब्बा, किसी ने इस पर वार किया है। दूर से, किसी डंडे से। फिर अचानक पाइप झटके से ऊपर उछला, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। राजू डर से पीछे हट गया। अब्बा, ये क्या था? किसी ने हाथ डाला है पाइप में। हरदयाल ने टॉर्च नीचे डाली। मिट्टी में हाथ का निशान साफ था, लंबी उंगलियां, जोर का दबाव और मिट्टी गहरी दबी हुई। राजू कांपते हुए बोला, अब्बा, ये आदमी ताकतवर भी है, ये खेल नहीं, जंग छेड़ी है। हरदयाल गंभीर स्वर में बोला, और जंग वही जीतता है जो आखिरी सांस तक टिके। उन्होंने जल्दी जल्दी पाइप पकड़ा और उसे फिर से सीधा किया। पर जब राजू नहर की तरफ गया, वो ठिठक गया। नहर के किनारे मिट्टी पर ताजा खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अपने जूते घसीटकर तुरंत दौड़ लगाई हो। और वहां एक गहरी पदचाप। राजू ने तुरंत पहचान लिया। अब्बा, ये वही कदमों का निशान है, वही बड़ा पांव, वही भारी चलने वाला। हरदयाल ने बिना हिचक कहा, हां राजू, और अब तू समझ रहा है कि ये सब किसका है? राजू का दिल बैठ गया। कुछ ही सेकंड बाद उसने फुसफुसाकर कहा, भगतू। नाम हवा में गिरते ही जैसे रात का तापमान और गिर गया। धुंध और भारी लगने लगी, जैसे हर हवा का झोंका कह रहा हो, हां, यही नाम सही है। हरदयाल धीमे से बोला, हां बेटा, वही भगतू
जिसने कभी मेरे साथ खेत में काम किया था। राजू के अंदर सवाल फट पड़े, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? हमने उसका क्या बिगाड़ा? वो हमारे खेत में क्यों घुस रहा है? हमारा बोरा क्यों चुराया? हमारी मेड़ क्यों काट रहा है? हरदयाल की आवाज भारी हो गई। उसके चेहरे पर पुरानी यादें दुख की तरह तैरने लगीं। 5 साल पहले जब मैंने कर्ज लिया था, उस समय भगतू भी कर्ज में डूबा था। मैंने उसे मदद की थी, पर उस मदद से उसे लगा कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं। वो मेरे ऊपर अपनी हर हार का दोष डालने लगा। उसे लगा मेरा खेत पानी ले जाएगा, उसकी जमीन सूख जाएगी। राजू ने गुस्से से कहा, तो उसने बदला लेना शुरू कर दिया? वो आपकी मेहनत से जलता था? हरदयाल की आंखें नम हो गईं। हाँ, और उसे लगा कि अगर मेरी फसल न बचे तो उसका दर्द कम हो जाएगा। राजू की मुट्ठियां कस गईं। अब्बा, यही इंसान बचपन में मेरे लिए खिलौने लाता था। उसने मुझे गोद में खिलाया था। अब वही हमारे खेत में जाल बिछा रहा है। हरदयाल ने धीरे से कहा, दर्द जब दिमाग पर चढ़ जाए तो अपना भी पराया हो जाता है। राजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके अंदर गुस्सा अब पत्थर बनकर जम चुका था। उसी समय नहर के ऊपर फिर एक हलचल हुई। एक भारी परछाई, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप। राजू चिल्लाया, भगतू, सामने आ, आज भाग मत। परछाई एक कदम आगे बढ़ी, सिर्फ एक कदम, और फिर वहीं रुक गई। हरदयाल ने लाठी उठाई। उसकी आवाज धीमी पर ठोस थी। भगतू, अगर यही तू है तो कल रात सामने आ जाना। हमें भागता हुआ आदमी नहीं, सच चाहिए। परछाई ने हल्का सा झुकाव दिखाया, जैसे स्वीकार कर रही हो, फिर धुंध में गायब हो गई। राजू भारी सांसें लेता रहा। अब्बा, कल रात कैसी होगी? हरदयाल ने टॉर्च बंद करते हुए कहा, कल रात सबसे खतरनाक रात होगी, जिसमें या तो फसल बचेगी या हम। इसी समय पास से मोटर की आवाज फिर बदलने लगी। बहाव कम हुआ और नहर के ऊपर ठंडी पाला गिरना शुरू हो गया। अगली और सबसे मुश्किल समस्या शुरू हो चुकी थी। मोटर की आवाज डगमगाने लगी थी और चारों तरफ पाला गिरना शुरू हो गया था। धुंध अब इतनी घनी थी कि हाथ सामने कर दो तो सिर्फ धुएं जैसी सफेदी दिखती। हवा की ठंड शरीर नहीं, हड्डियों को चीर रही थी। ये रात अब सिर्फ खेती की नहीं, जान की लड़ाई बन चुकी थी। राजू ने मोटर पर हाथ रखा। अब्बा, ये आवाज ठीक नहीं है। अगर मोटर अब बंद हो गई तो फसल सुबह तक मर जाएगी। हरदयाल ने ठंडी सांस छोड़ी। हाँ बेटा, और इस ठंड में इसे दोबारा चलाना लगभग नामुमकिन है, पर कोशिश करनी ही पड़ेगी। राजू ने टॉर्च नहर पर डाली। पानी पतली चादर जैसा बह रहा था, पर कुछ फीट दूर दिखा पानी बर्फ में बदलने लगा था। राजू हड़बड़ाकर बोला, अब्बा, पाला पानी को जमाने लगा है। अगर ये जम गया, मोटर की सारी मेहनत बेकार। हरदयाल लाठी के सहारे खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ उसका घुटना जवाब देने लगा। दर्द इतना तेज कि उसने बिना आवाज किए दांत भींच लिए। राजू दौड़कर आया। अब्बा, बैठो, आप चल नहीं पा रहे। हरदयाल ने बेटे का हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, मैं बैठा तो फसल मर जाएगी। मैं अभी नहीं बैठ सकता, आज नहीं। राजू की आंखें भर गईं। अब्बा, आप खुद को मार लोगे क्या? हरदयाल ने उसे पास खींचकर कहा, अगर आज मैंने रुक गया तो सारी उम्र पछताऊंगा। तू साथ खड़ा रह, बस इतना काफी है। राजू ने गहरी सांस ली और मोटर के पास झुक गया। इंजन बर्फ जैसा ठंडा था। बनियान के ऊपर जैकेट पहनकर भी कंपकंपी रुक नहीं रही थी। शरीर का तापमान गिर रहा था। राजू के होंठ कांपे। अब्बा, मेरे हाथ जम रहे हैं। हरदयाल ने अपनी लाठी उसे पकड़ा दी। चाहे जितनी ठंड हो, हाथ चलते रहने चाहिए, नहीं तो हम भी सुबह तक बर्फ बन जाएंगे। राजू ने पाइप कसकर पकड़ा, लेकिन अंदर पानी का दबाव कम था। मतलब ऊपर कहीं ब्लॉकेज था, और उस ब्लॉकेज को साफ करने के लिए किसी को नहर के बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। राजू बोला, अब्बा, मैं ऊपर जाकर ब्लॉकेज हटाता हूं। हरदयाल बोला, नहीं, मैं जाऊंगा, तू नीचे रह। राजू चिल्ला पड़ा, अब्बा, आपकी हालत देखो, ठंड में गिर जाओगे, आप नहीं जा सकते। हरदयाल का जवाब सीधा था, अगर तू ऊपर गया तो भगतू मौका देखकर तुझे मेड़ से नीचे धकेल देगा। वो तुझ पर नजर रखे हुए है, तू उसका निशाना है। मैं जाऊंगा। राजू गुस्से और डर में कांप गया। अब्बा, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। लेकिन हरदयाल ने पहली बार इस रात आवाज तेज की, राजू, ये लड़ाई मैं शुरू कर चुका हूं, अंत भी मैं ही करूंगा। तू नीचे रह और मोटर संभाल। बस। राजू सन्न रह गया।
ये वही अब्बा थे, पर आज वो एक योद्धा जैसे लग रहे थे। हरदयाल धीरे धीरे नहर की ऊंची पटरी पर चढ़ने लगा। ठंड ने उसके पैरों की ताकत आधी कर दी थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी में नहीं, बर्फ के कांच पर चल रहा हो। राजू नीचे से टॉर्च ऊपर कर रहा था। अब्बा, सावधानी से, मेड़ फिसल रही है। हरदयाल ऊपर पहुंचा तो देखा नहर के बीच में एक मोटा पत्थर अटका था। उस पर ताजे खुरचने के निशान थे। मतलब भगतू अभी कुछ देर पहले ही यहां था। हरदयाल फुसफुसाया, तू यहीं था और मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। उसने पत्थर हटाने के लिए हाथ नीचे डाला, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि तुरंत हाथ अकड़ गया। राजू नीचे से चीखा, अब्बा, हाथ बाहर निकालो, ठंड से सुन्न हो जाएगा। हरदयाल ने दूसरी बार प्रयास किया। इस बार पत्थर थोड़ा हिला, लेकिन तभी नहर के पार धुंध हिली। एक भारी छाया दिखाई दी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल निगरानी में। राजू चिल्लाया, भगतू, भागो मत, सामने आ। लेकिन छाया हिली नहीं, जैसे वो कह रही हो, मैं यहां हूं, देख रहा हूं। हरदयाल जानता था भगतू चाहता है वो ऊपर से फिसल कर गिर जाए। बस एक गलत कदम और मौत। हरदयाल ने पत्थर जोर से धक्का दिया। पत्थर उछलकर पानी में गिरा, धपाक। पानी तेज बहने लगा, पर उसी समय हरदयाल का पैर फिसला। वो लड़खड़ा गया। राजू की चीख फटी, अब्बा! हरदयाल पूरी तरह गिरने ही वाला था कि उसने अंतिम क्षण में नहर की घास पकड़ ली। उसके हाथ खून से भर गए। राजू ऊपर चढ़कर दौड़ा। उसने अब्बा को पकड़ लिया। अब्बा, उठो, पकड़ो मेरा हाथ। हरदयाल कांपती सांसों में बोला, मैं हूं बेटा, तू छोड़ना मत। राजू रो पड़ा, अब्बा, मैं हूं यहां, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों धीरे धीरे नीचे आए। हरदयाल बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं। चोट लगी थी, लेकिन आंखों में जिद अभी भी जल रही थी। राजू उसके सामने बैठा। अब्बा, हम यहां से वापस चलते हैं, आपकी हालत खराब है, मैं अकेले कर लूंगा सिंचाई। हरदयाल ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, मोटर आधी रात तक फुल प्रेशर में चलनी चाहिए, सबसे ठंडा समय अभी आने वाला है। और वो रुक गया। उसकी आंखें दूर कहीं टिक गईं। राजू ने डरते हुए पूछा, अब्बा, क्या हुआ? हरदयाल ने धीमी आवाज में कहा, और भगतू, आज तो छाया बना रहा, पर अगली रात सामने आएगा, तभी ये लड़ाई पूरी होगी। पानी अब तेज बह रहा था। मेड़ मजबूत थी, पर हवा के ठंडे झोंके बता रहे थे अगली रात मौत जैसी होगी। रात का सबसे ठंडा हिस्सा शुरू हो चुका था। हवा अब ऐसी लग रही थी जैसे जंग लगी बर्फ की चादर काटकर चेहरे पर फेंकी जा रही हो। हरदयाल दर्द के कारण मुश्किल से खड़ा था। राजू नीचे बैठकर मोटर का प्रेशर देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ नीले हो गए थे, सांसें भारी थीं। राजू ने अब्बा को देखा। चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ सूज चुके थे और घुटना पूरी तरह सूज चुका था। अब्बा, आप और मत चलिए, थोड़ी देर बैठिए, मैं देखता हूं। हरदयाल ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैं बैठ गया तो दिल बैठ जाएगा। फसल तक पहुंचने वाला हर पानी मेरे जीने का सहारा है। राजू को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर उसे जोर से दबाया हो। अब्बा, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जान दांव पर लगाओ। आपके बिना मैं। हरदयाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजू, मुझे तेरी चिंता है। आज जो खतरा था वो मुझ पर नहीं, तुझ पर था। राजू हक्का बक्का रह गया। मुझ पर? क्यों? हरदयाल ने उस परछाई वाली दिशा में टॉर्च घुमाई, क्योंकि चोट वहां लगती है जहां अगली पीढ़ी खड़ी होती है। भगतू को लगता है अगर तुझे गिरा दिया तो मैं खुद टूट जाऊंगा। राजू की आंखें भर आईं। अब्बा, इतना गुस्सा, इतनी नफरत, हमने उसका क्या बिगाड़ा था? हरदयाल ने धीमी सांस ली। धुंध में उसकी आवाज जैसे और भारी हो गई। 5 साल पहले उसका भाई बीमारी से मर गया था। भगतू ने मुझे जिम्मेदार माना, कहता था मैंने उसे जहरीली दवाई दी। लेकिन बेटा, मैंने तो उस दिन सिर्फ वही दवाई दी थी जो डॉक्टर ने दी थी। पर एक दुखी इंसान तर्क नहीं देखता, सिर्फ दर्द देखता है। राजू का दिल बैठ गया। तो उसकी नजर में आप गुनहगार थे? हाँ बेटा, वो मानता था कि मैंने उसके भाई को बचाया नहीं, और आज वो मानता है अगर मेरी फसल ना बचे तो उसका दर्द कम होगा। राजू के गले में जैसे कांटा अटक गया। धुंध अब पहले से ज्यादा मोटी थी। हवा और तेज हो गई। पानी के ऊपर पतली बर्फ की परत बनने लगी।
राजू ने चिंतित होकर कहा, अब्बा, पाला बढ़ रहा है, अगर पानी जम गया तो कुछ नहीं बचेगा। हरदयाल ने पूरा जोर लगाकर मोटर का दबाव बढ़ाया। उसका हाथ खुद कांप रहा था। राजू, एक बार भी मोटर रुकी तो फसल मर जाएगी। राजू बोला, अब्बा, आप छोड़ो, मैं करता हूं ये। हरदयाल ने सिर हिलाया। तू अपने हाथ गरम रख, मुझे लग रहा है तू भी ठंड से टूट रहा है। राजू सच्चाई छुपा नहीं पाया। अब्बा, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उंगलियां काट दी हों। हरदयाल डर गया। राजू, तेरा शरीर तापमान खो रहा है। राजू धीरे से बोला, अब्बा, मुझे ठंड अंदर तक उतर रही है। हरदयाल ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी जैकेट उतार दी। वो कांप गया, लेकिन जैकेट राजू को दे दी। राजू चीखा, अब्बा, आप क्या कर रहे हो? आपकी हालत खराब है, आपको जैकेट चाहिए। हरदयाल ने उसे ढकते हुए कहा, तेरी जान पहले है, तू जिंदा रहा तो मैं जिंदा रहूंगा। बस, बात खत्म। राजू के गले से आवाज नहीं निकली। उसने रोते हुए जैकेट पकड़ी और पहन ली, लेकिन उसके अंदर अपराध बोध भर गया। अब्बा उसके सामने कांप रहे थे। तभी अचानक ठक ठक ठक, मोटर की आवाज भारी होकर बंद होती चली गई। राजू ने हड़बड़ाकर कहा, अब्बा, मोटर बंद होने वाली है, अगर ये रुक गई। हरदयाल ने कांपते हाथ से फैन बेल्ट को घुमाया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पर वो नहीं चली। राजू ने हाथ थपथपाकर कहा, अब्बा, आप गिर जाओगे, छोड़ो इसे। हरदयाल बोला, नहीं बेटा, मुझे लड़ने दे, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसने आखिरी बार बेल्ट खींची, मोटर ने गरजकर आवाज की और चल पड़ी। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय नहर के दूसरी तरफ एक भारी परछाई खड़ी हुई, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सामने। राजू ने टॉर्च डाली। इस बार छाया भागी नहीं, चेहरा आधा दिख रहा था। राजू की आवाज कांप गई, भगतू? परछाई ने सिर हल्का झुकाया, जैसे उसने हां कह दिया हो। हरदयाल बोला, भाग मत, अगर तू सामने आना चाहता है तो कल रात आना, आज बाप बेटा 2 जिंदगियां बचा रहे हैं। परछाई जैसे ये संदेश स्वीकार कर गई, फिर धुंध में गायब। राजू ने पिता को पकड़कर बैठाया। अब्बा, आपकी सांस बहुत तेज हो रही है, आपको घर ले चलते हैं, बस थोड़ी देर के लिए, फिर वापस। हरदयाल ने अंतिम ताकत से कहा, एक घटा, बस एक घटा मोटर चली रही तो फसल बच जाएगी। राजू की आंखों में आंसू भर आए। उसने मोटर को थाम लिया। दोनों उस बर्फीली रात में एक दूसरे के सहारे बैठे रहे। राजू ने धीमी आवाज में कहा, अब्बा, सुबह कब होगी? हरदयाल ने धुंध में देखते हुए कहा, सूरज जब उगेगा तब पता चलेगा हमारी सिंचाई जीत गई या ठंड। पानी बह रहा था, पर पाला गिरना और तेज हो गया था। सुबह का फैसला बेहद खतरनाक होने वाला था। रात का सबसे लंबा हिस्सा बीत चुका था। ठंड अब भी जानलेवा थी, पर पूर्व दिशा में हल्की हल्की नीली रोशनी उभरने लगी थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सारी धरती भी आज सुबह का फैसला सुनने का इंतजार कर रही हो। राजू कांपते हाथों से मोटर पकड़े हुआ था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, सांसें भारी थीं, लेकिन मोटर का घरघराना अभी भी चल रहा था, उसी इरादे के साथ जैसे बाप बेटा इस पूरी रात के साथ खड़े रहे। हरदयाल अब जमीन पर कंबल जैसे टुकड़े पर बैठा था। पैर जवाब दे चुके थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। राजू ने धीमी आवाज में कहा, अब्बा, बस थोड़ी देर और, सूरज निकलने ही वाला है। हरदयाल ने एक टूटी लेकिन गर्व भरी मुस्कान दी। हाँ बेटा, सूरज देख लेगा कि इस रात हम टूटे नहीं। कुछ ही मिनटों में आसमान हल्का गुलाबी हुआ। मोटर का आवाज भी साफ सुनने लगी। अब वो रात की तरह भारी नहीं, बल्कि सुबह की राहत जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही रोशनी बढ़ी, राजू की नजर नहर के उस पार पड़ी। वहां मिट्टी पर पैर के ताजा निशान थे, बड़े, भारी और सीधे खेत की ओर आते हुए। राजू का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और सुबह की रोशनी में अब कोई धुंध नहीं रही थी। वो बोला, अब्बा, यहां कोई अभी अभी गया है, शायद हमारे बाद भी कोई खड़ा था। हरदयाल ने राजू का हाथ पकड़कर धीमे से कहा, हाँ, वो पूरी रात हमें देखता रहा, हमारे टूटने का इंतजार करता रहा। राजू के अंदर गुस्सा जागा। अब्बा, सुबह हो गई, अब तो वो सामने आएगा, छाया में छिपने की जगह ही नहीं है। हरदयाल ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो तब सामने आएगा जब दिल से हार मान लेगा। आज उसका डर खत्म होता दिख रहा है।
लेकिन उसका जहर अभी भी बाकी है। राजू ने मोटर बंद की। रात भर चलने के बाद वो गर्म हो चुकी थी। पानी खेत में भर चुका था, लेकिन क्या ये सही समय पर पहुंचा? क्या पाला ने फसल मार दी? ये पता करने के लिए दोनों धीरे धीरे खेत की ओर बढ़े। ठंड इतनी थी कि मिट्टी पर कदम रखते ही चर्र चर्र जैसी आवाज आती। पानी की सतह पर पतली बर्फ की परत बन चुकी थी, जिसे सूरज की हल्की रोशनी तोड़ रही थी। राजू सबसे पहले खेत में उतरा। उसका दिल जैसे सीने में नहीं, गले में धड़क रहा था। उसने पहली पंक्ति की फसल छुई। पत्तियां ठंडी थीं पर जिंदा थीं। राजू रोते हुए बोला, अब्बा, ये तो बच गई है। हरदयाल ने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को खड़ा किया और धीरे धीरे खेत में चला। उसने एक बाल पकड़ी, थोड़ी दबी, थोड़ी ठंडी, पर जीवित, ताजा, हरी। वो रुक गया, आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से कहा, धन्यवाद हे भगवान, तूने मेहनत रख ली। राजू तुरंत अब्बा को पकड़ लेता है। अब्बा, हमने कर दिखाया। रात भर की मेहनत, हमारी फसल बच गई। लेकिन खुशी पूरी नहीं होने देनी थी, क्योंकि खेत का दूसरा आधा हिस्सा मरा हुआ था। पाला उस तरफ पहले पहुंचा था। वहां बालें झुकी हुई थीं, ठंडी थीं और सूखी लग रही थीं। राजू का दिल टूट गया। अब्बा, आधा खेत तो गया। हरदयाल ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, जितना बचा है उतना कर्ज उतार देगा। आधी फसल भी पूरे दिल से मेहनत करने वाले को कभी खाली नहीं छोड़ती। राजू की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, मैं चाहता था कि सब बच जाए। हरदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान वही है जिसे आधे में भी पूरा दिखता है। दोनों कुछ मिनट चुप रहे। सिर्फ हवा की आवाज और सूरज की हल्की गर्मी उनके पास थी। उसके बाद राजू ने गंभीर आवाज में कहा, अब्बा, अब सिर्फ एक चीज बची है। हरदयाल ने पूछा, क्या? राजू ने ठंडी हवा में धीरे से कहा, भगतू से उसका सच पूछना। हरदयाल ने सिर हिलाया। हां बेटा, आज की रात नहीं, लेकिन आज कुछ ही घंटों में वो खुद आएगा। राजू ने सवाल भरी आवाज में पूछा, क्यों? आज क्यों आएगा? हरदयाल धूप में आंखें सिकोड़कर बोला, क्योंकि उसने देखा हम नहीं टूटे। वो टूट कर आएगा, अपना सच लेकर। सूरज अब पूरा उग चुका था। खेत की मिट्टी पर उसकी रोशनी पड़ते ही बर्फ पिघलने लगी थी। जीवन और मौत दोनों इस खेत में साथ खड़े थे, लेकिन जीत आज मेहनत की हुई थी। राजू बोला, अब्बा, हम घर चलें? आपकी हालत बहुत खराब है। हरदयाल धीरे से बोला, हां, घर चलें। अब कल रात की लड़ाई नहीं, उसकी सजा और माफी की बात करनी है। जब दोनों घर लौटने लगे, पीछे की तरफ कदमों की हल्की आवाज आई, जैसे कोई दूर से घूर रहा हो। राजू पलटा, पर वहां कोई नहीं था। हरदयाल बोला, वो आएगा बेटा, बहुत जल्द, क्योंकि आज हमने अपनी जमीन बचाई है। और ये कहते हुए दोनों धीरे धीरे धूप की गर्माहट में आगे बढ़ गए। कल आखिरी रात होगी और आखिरी फैसला भी। सूरज ऊपर आ चुका था, पर ठंड अभी भी बदन में चुभ रही थी। रात की थकान, दर्द, चोटें सब शरीर पर भारी थीं। लेकिन मन में एक अलग सी सुकून की गर्मी थी कि फसल आधी सही मगर बच गई थी। राजू अब्बा का हाथ पकड़कर घर की ओर जा रहा था। हरदयाल की चाल धीमी थी, हर कदम जैसे दर्द को चुपचाप सहते हुए रखा जा रहा था। राजू बोला, अब्बा, आज आराम कर लो, मैं खेत देख लूंगा, आपकी हालत ठीक नहीं है। हरदयाल मुस्कुराया, मेहनत जब अपने लिए जीते जी फल दे दे तो शरीर का दर्द कम लगने लगता है बेटा। दोनों आंगन में पहुंचे ही थे कि गली से कुछ कदमों की आवाज आई। भारी कदम, धीमे, संकुचित, जैसे कोई आने से पहले खुद को रोक रहा हो। राजू एकदम सतर्क हो गया। अब्बा, कोई आया है। गली के मोड़ से एक आदमी निकला, पतला, झुका हुआ, आंखों में लाली और चेहरे पर थकान का ढेर। राजू के हाथ ठंड से नहीं, गुस्से से कांपने लगे। वो आगे बढ़ा, रुक जा, क्यों आया है तू? हमारी रातों से खेलकर अब दिन में चुपचाप आने आया है क्या? आदमी ने सिर उठाया और तब वो पूरी तरह साफ दिखा। भगतू, वो बिल्कुल वही था, वही भारी चाल, वही बड़ा पांव, वही काली आंखें। उसने एक पल के लिए राजू की तरफ देखा, फिर नजरें झुकाईं। उसके हाथ कांप रहे थे। हरदयाल शांत स्वर में बोला, आजा भगतू, छुपने और दौड़ने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। भगतू ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, हाथों पर ठंडी रात के निशान थे और चेहरा खुद में हजार पछतावों की कहानी बन चुका था।
वो हरदयाल के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, सिर्फ हवा बहती रही, सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती रहीं। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, हरदयाल, मैं हार गया। राजू दांत भींचकर बोला, तू हार गया? तूने हमें मारने की कोशिश की, मेरे अब्बा को गिरा देता, मैं गड्ढों में फंस जाता, और अब तू बो रहा है मैं हार गया? भगतू के होंठ कांपे। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर गए, ठंड से नहीं, सच्चे पछतावे से। उसने कहा, मैंने बहुत गलत किया। मैं अपने भाई की मौत के गम में अंधा हो गया था। मुझे लगा अगर तेरी फसल न बचेगी तो तू वही दर्द महसूस करेगा जो मैंने किया। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी। लेकिन जब मैं दूर से देख रहा था, तू और तेरा बेटा इस ठंड में, इस जानलेवा रात में एक दूसरे का सहारा बनकर लड़ रहे थे, मैं टूट गया। राजू बोला, तू हमें पूरे रात छिपकर देख रहा था, हमारी हालत देखकर भी चला नहीं गया? भगतू ने सिर हिलाया। मैं भाग नहीं पाया, क्योंकि हर बार जब तू गिरता तेरा बाप तुझे पकड़ लेता था, और जब हरदयाल गिरता था तू उसे उठा लेता था। मैंने देखा कि बाप बेटे का रिश्ता दुश्मनी से कहीं बड़ा होता है। हरदयाल ने आगे बढ़कर भगतू के कंधे पर हाथ रखा। भगतू, दर्द को बांटने से कम होता है, पर बदला लेने से दुगना हो जाता है। भगतू की आंखें भर आईं। वो चिल्ला भी नहीं सका, बस रो दिया। हरदयाल, मैंने तेरे खेत को बर्बाद करना चाहा, लेकिन तूने अपनी रातें, अपनी जान सब दांव पर लगा दी। राजू ने कठोर आवाज में कहा, अब्बा, इसे पुलिस के हवाले कर दो, इसने कोशिश की जान लेने की। हरदयाल चुपचाप राजू की तरफ देखकर बोला, और मैं क्या जवाब दूंगा बेटा, कि एक दर्द में डूबे इंसान को मैंने जेल भेज दिया, या ये कि मैंने उसकी गलती का बदला लेकर एक और घर उजाड़ दिया? राजू चौंक गया। लेकिन अब्बा, इसकी वजह से हम। हरदयाल ने राजू का हाथ पकड़ लिया। राजू, अगर हम भी उसके जैसे बन गए तो हम भी वही गलती करेंगे। भगतू ने हाथ जोड़ लिए। मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगता हूं हरदयाल, जो भी सजा देनी हो दे दो, पर मेरे भाई के गम की आग अब मैं बुझाना चाहता हूं। हरदयाल ने धीरे से कहा, ठीक है भगतू, सजा मिलेगी पर माफी के रूप में। भगतू चौंक गया। माफी? हां, हरदयाल बोला, आज से तू हमारे साथ खेत में काम करेगा। जितनी फसल बची है उससे पहले मेरा कर्ज उतरेगा, और उसके बाद तेरे भाई की याद में एक छोटा चबूतरा बनवाएंगे। राजू स्तब्ध रह गया। अब्बा, आप सच में? हरदयाल ने सिर हिलाया। किसान की लड़ाई कट्टों से नहीं, दिल से जीतते हैं। भगतू रो पड़ा। उसने हरदयाल के पैरों को पकड़ लिया। मैं कभी इस दिन को नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। राजू आगे बढ़ा। पहला कदम गुस्से का था, दूसरा कदम समझ का, तीसरा कदम माफी का। उसने भगतू को उठाया। अब बस, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। सूरज अब पूरे खेत पर चमक रहा था। बची हुई आधी फसल हवा में लहरा रही थी, जैसे कह रही हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हरदयाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मा, जनकी की बात सच साबित हुई। आज की रात जिसने काम किया वही कल बचा। राजू बोला, अब्बा, अगली सिंचाई मैं अकेला करूंगा। हरदयाल मुस्कुराया। नहीं बेटा, अगली सिंचाई हम दोनों करेंगे, साथ मिलकर। आंगन में खड़े 3 लोग, एक बाप, एक बेटा और एक सुधरा हुआ इंसान, आज जीत गए थे। ठंड से नहीं, दुश्मनी से नहीं, बल्कि इंसानियत से। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।